वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज की मूवी एक ऐसे सोल्जर की है जिसे आर्मी से निकालने के बाद कहीं भी जॉब नहीं मिलता और यहाँ तक कि उस सोल्जर का परिवार भी उसका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है, जिस पर आखिर में वो सोल्जर एक ऐसा कदम उठाता है जो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो आगे चलकर क्या करता है दोस्तों, ये जानने के लिए मूवी जरूर देखिए। इसका नाम है रूफमैन, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत हमें रात के समय दिखाते हैं। एक बड़ी सी शॉप दिखाई जाती है जहां हम जेफरी नाम के एक आदमी को देखते हैं और जेफरी ने अपने चेहरे पे काला मास्क पहना होता है। फिर वो चुपके से रूफ के जरिए उस शॉप के अंदर घुस जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जेफरी चोरी करने के लिए शॉप में घुसता है। अगले दिन दोस्तों, जैसे शॉप का ओनर, जिसका नाम डुएन है, वो अपनी दो बेटियों के साथ शॉप में आता है तो तभी जेफरी एकदम से उन पर गन तान देता है और गन देखकर डुएन और उसकी दोनों बेटियां काफी ज्यादा डर जाती हैं। वहां जेफरी फिर डुएन से कहता है कि मैं एक चोर हूं और मैं तुम्हारे शॉप में बस चोरी करने के लिए आया हूं। इसके बाद जेफरी उन तीनों को अपनी अपनी जैकेट्स पहनने के लिए कहता है, क्योंकि जेफरी उन तीनों को शॉप के रेफ्रिजरेटर में बंद करने वाला है। साथ ही साथ डुएन को धमकाकर लॉकर की चाबी भी ले लेता है। लेकिन तब रेफ्रिजरेटर रूम में बंद करने से पहले जेफरी देखता है कि डुएन ने जैकेट नहीं पहना हुआ है और फिर जेफरी खुद अपनी जैकेट निकाल कर डुएन को देता है, क्योंकि जेफरी नहीं चाहता कि उसको वहां अंदर ठंड लगे। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि जेफरी दिल का तो अच्छा आदमी है, पर चोरी क्यों कर रहा है पता नहीं। फिर वो जल्दी ही सारे पैसे निकालने लग जाता है लॉकर से और पुलिस के आने से पहले जेफरी वो सभी पैसे लेकर रफू चक्कर। तो अब जरा कहानी बताता हूँ आपको। काफी समय पहले की बात है। जेफरी अमेरिकन आर्मी में एक सोल्जर हुआ करता था, पर आर्मी से निकालने के बाद जेफरी को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि पैसों की कमी के कारण जेफरी अपने बीवी बच्चों को भी अच्छे से देख नहीं पा रहा था। इसी वजह से जेफरी की बीवी लाना उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद एक दिन जेफरी की बेटी का, जिसका नाम बैकी है, उसका बर्थडे होता है, जहां अपने बर्थडे के दिन बैकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बैकी को लगता है कि जरूर मेरे पापा मेरे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आएंगे, एक नई साइकिल लेकर आएंगे। साथ ही जेफरी ने घर पर एक छोटा सा बर्थडे पार्टी भी रखा होता है दोस्तों, जिसमें काफी सारे बच्चे आए होते हैं और बैकी को भी अपने गिफ्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। लेकिन वहाँ पार्टी में जेफरी बैकी को एक पुराना खिलौना गिफ्ट ला कर देता है, जिसको देखकर बैकी का मन बड़ा उदास हो जाता है कि ये नहीं चाहिए मुझे। लेकिन ये तो वो अपने दिल में कहती है ना, अपने डैड को थोड़ी बोलेगी बाहर, और अपने डैड का दिल रखने के लिए वो खिलौना खुशी खुशी ले लेती है। और अब जेफरी अपने दोस्त स्टीव के घर आकर वहाँ बैठ के बातें कर रहा होता है। वहाँ बातों ही बातों में जेफरी स्टीव से कहता है कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता और मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा। तो स्टीव कहता है कि भाई ऐसे निराश मत हो, बहुत ही स्मार्ट हो तुम, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। असल में स्टीव जेफरी से बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, क्योंकि जेफरी को छोटी से छोटी चीजें भी बहुत अच्छी याद रहती है और इसी खूबी की वजह से उसे अमेरिकन आर्मी में भी काम करने का मौका मिला था। अब अगले दिन लाना बैकी को लेने के लिए जेफरी के पास आती है, जहां लाना बैकी के साथ साथ अपने दोनों जुड़वा बच्चों को भी लेकर जा रही होती है। तो उसी समय जेफरी लाना से कहता है कि देखो मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ यार, मैं सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दूंगा। लेकिन वो जेफरी की बात बिल्कुल नहीं सुनती और जेफरी के काफी रोकने के बावजूद लाना अपने बच्चों के साथ चली जाती है। बेचारे जेफरी का तो दिल बहुत ही ज्यादा दुख जाता है इस चीज से। थोड़े टाइम के बाद जेफरी अपनी कार में बैठा होता है दोस्तों, और उसी समय वो देखता है कि एक आदमी उसके सामने वाले शॉप के रूफ पर पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन कुछ देर अच्छे से देखने के बाद वो समझ जाता है कि अच्छा चोर है, और यही देखकर जेफरी के मन में भी चोरी करने का ख्याल आता है। मगर चोरी करने से पहले जेफरी उस शॉप के बारे में बहुत ही अच्छी तरह जानकारी निकाल लेता है और दोस्तों ऐसी जेफरी चोरी की राह पर अपना पहला कदम रखता है। जेफरी के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। मूवी आ जाती है प्रेजेंट में, जहां जेफरी पैसे चुराने के बाद वहां से भाग रहा होता है और ये सब कुछ वो अपने परिवार को वापस पाने के लिए ही तो कर रहा है। धीरे धीरे जेफरी काफी सारी दुकानों में जाकर चोरी करता है, जिसके एक साल के अंदर जेफरी के पास काफी सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं पैसों की मदद से वो अपने लिए एक काफी बड़ा घर खरीदता है। तो जैसे ही लाना को जेफरी के अमीर होने की बात पता चलती है तो लाना जल्दी से अपने बच्चों के साथ आ जाती जेफरी के पास वापस। यहाँ तक कि जेफरी भी अपने परिवार को पाकर बेहद ही खुश होता है। कुछ समय के बाद बेकी का बर्थडे आ जाता है, जहाँ बर्थडे पर जेफरी सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखता है। लेकिन वहीं जेफरी का दोस्त स्टीव ये सोच रहा होता है कि आखिर जेफरी के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। इतने में स्टीव देखता है कि टीवी पर रूफमैन चोर की खबर आ रही है और टीवी पे रिपोर्टर सभी को बता रहे हैं कि रूफमैन नाम के चोर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस हर जगह उस रूफमैन की तलाश में है और ये सब कुछ देखने के बाद स्टीव को जेफरी के ऊपर थोड़ा सा शक हो जाता है कि कहीं यही तो वो चोर नहीं। मगर फिर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो इस बार जेफरी बर्थडे गिफ्ट में बेकी को उसका फेवरेट साइकिल गिफ्ट करता है, जिसको देखकर बेकी अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बेकी की खुशी में ही जेफरी की खुशी भी होती है। लेकिन जेफरी को नहीं पता था दोस्तों कि उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली और तभी जेफरी के घर पहुंच जाती पुलिस और पुलिस को क्योंकि पता लग गया था कि जेफरी ही वो रूफमैन चोर है, इसलिए वो जेफरी को घर पकड़ने के लिए आई होती है। तो पुलिस को देखते जेफरी जल्दी से वहां से भागने लगता है, पर
मगर आखिर में पुलिस कैसे भी जेफरी को पकड़कर अरेस्ट कर लेती है। तब थोड़े टाइम के बाद जेफरी को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ जज जेफरी को दुकानों से पैसे चुराने के जुर्म में 45 साल की सजा सुनाते हैं। दूसरी तरफ लाना भी टीवी पर जेफरी को देख रही होती है और लाना ने भी कभी सोचा नहीं था कि जेफरी पैसों के लिए इस हद तक गिर जाएगा। यहाँ तक कि लाना को जेफरी की शक्ल से भी नफरत होने लग जाती है। अब फिर पुलिस जेफरी को जेल में लेके जाती है दोस्तों, जहाँ जेल में जेफरी को आखिरी बार अपने परिवार से बात करने की इजाजत दी जाती है। कॉल पर जेफरी अपनी बेटी मैगी से कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा बाहर। मैगी भी अपने डैड के जेल जाने पे बहुत ज्यादा दुखी होती, क्या करती बेचारी। लेकिन जब जेफरी मैगी से बात कर रहा होता है ना, तभी लाना मैगी से कहती है कि तुम्हें अपने डैड से बात करने की कोई जरूरत नहीं है और आज से तुम्हारे डैड हमेशा हमेशा के लिए मर चुके हैं। साथ ही मैगी कॉल पे बताती है जेफरी को कि पता है आपको, मॉम ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है जो कि मेरे होमवर्क करने में मेरी मदद करेगा। जेफरी को बड़ा गुस्सा आता है और दुख भी होता है, क्योंकि अभी जेफरी को जेल में गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और लाना ने एक दिन के अंदर नया बॉयफ्रेंड बना लिया। उसी समय दोस्तों पुलिस जेफरी से फोन छीन लेती है कि टाइम हो गया। जिसके बाद जेफरी जेल में काफी टेंशन में बैठा होता है। उसको सिर्फ अपनी बेटी की चिंता सताती है और यहाँ तक कि जेफरी अपनी फैमिली फोटो में से लाना की तस्वीर फाड़ कर फेंक देता है। फिर आगे जेफरी बाकी कैदियों की तरह जेल में अपनी जिंदगी काट रहा होता है धीरे धीरे, जहाँ जेल में सभी कैदियों से काफी सारे काम कराए जाते हैं और वहाँ सभी कैदियों से सामान उठवाकर ट्रक में लोड कराया जाता है। साथ ही जेफरी उस ट्रक के जरिए जेल से भागने का भी प्लान बना रहा होता है। और एक दिन दोस्तों क्या होता है कि उस ट्रक में अचानक से कोई खराबी आ जाती है और जब ड्राइवर ट्रक को ठीक कर रहा होता है तभी जेफरी भी वहां आकर ड्राइवर की मदद करने लग जाता है। और मदद करते समय जेफरी उस ट्रक के नीचे वाले पार्ट को बहुत ही अच्छे से नाप लेता है, क्योंकि ट्रक के नीचे के पार्ट पर लद कर ही वो आराम से भागना चाहता है। तो अगले दिन जेफरी उसी नाप का एक लकड़ी काट लेता है और उसी लकड़ी की मदद से जेफरी भागने वाला है। मगर भागने से पहले वो अपने लिए जेल में सुई धागे की मदद से एक कपड़ा बना लेता है और अब जेफरी जेल से भागने के लिए पूरी तरह से तैयार। दोस्तों जब कुछ दिनों के बाद ट्रक सामान लेकर जेल से बाहर जा रहा होता है, उसी समय जेफरी भी चुपके से ट्रक के नीचे आकर फिट हो जाता है। ट्रक के साथ साथ जेफरी भी सही सलामत आ जाता है जेल से बाहर और यहाँ तक कि किसी भी पुलिस ऑफिसर की नजर जेफरी के ऊपर नहीं पड़ती। और फिर रास्ते में ट्रक से उतरकर वो वहाँ से भागने लगता है। तो भागते समय जेफरी अपना जेल का कपड़ा भी बदल लेता है, जिससे कोई भी उसको पहचान नहीं पाता, जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं होता। और अब रात के समय जेफरी अपने दोस्त स्टीव को कॉल करता है, जहाँ वो स्टीव को सारी बातें बता देता है और पूछता भी है स्टीव से, क्या तुम मेरे लिए भाई नकली पासपोर्ट बना सकते हो क्या? मुझे ये शहर छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाना है। अब जेफरी के लिए ये शहर में रहना खतरों से खाली नहीं था दोस्तों, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्टीव नकली पासपोर्ट बनाने का काम क्या करता है। लेकिन क्या है ना, स्टीव जेफरी की मदद करने से इस बार बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मैं भी खतरे में बढ़ सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे प्लीज वापस से कॉल भी मत करना। इतना कहने के बाद स्टीव कॉल काट देता है। दूसरी तरफ पुलिस को जेफरी के भागने की खबर मिल जाती है और इसी वजह से पुलिस जेफरी को हर तरफ हर गली में ढूंढने लग जाती है। जिसके बाद पुलिस से बचने के लिए जेफरी एक बड़े से टॉय शॉप में चला जाता है और टॉय शॉप में सभी की नजरों से बचकर वॉशरूम की तरफ जाता है। वहाँ वॉशरूम में जेफरी देखता है कि वॉशरूम के ऊपर की सीलिंग थोड़ी सी टूटी हुई है, इसलिए जेफरी लोगों से छुपने के लिए सीलिंग पर चढ़ जाता है। साथ ही वो फैसला करता है कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक मैं सीलिंग के अंदर ही छुप कर रहूंगा। और अब जेफरी ऐसा ही करना शुरू कर देता है और वैसे भी जेफरी के लिए ये करना ही सही था। फिर हम शॉप के मालिक को देखते हैं जिसका नाम मिच होता है। कुछ देर के बाद वो शॉप को बंद करके अपने घर चला जाता है। तो मिच के जाते जेफरी को जोरों की बड़ी भूख लगती है और तब खाना खाने के लिए वो हॉल में जाता है, लेकिन हॉल में कैमरा होने के कारण वो चाहकर भी खाना नहीं ले पाता। और तभी वो देखता है कि टीवी पर उसके भागने की न्यूज आ रही है और रिपोर्टर सभी लोगों से कहती है, अगर आपको कहीं भी जेफरी दिखाई दे तो जल्दी से जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। रात में सोते समय जेफरी को अपनी बेटी की बहुत याद आती है। ऐसे ही जेफरी का पूरा एक दिन बीत जाता है। अगली रात को जेफरी को वापस से बड़ी भूख लगती है और जेफरी अपनी भूख मिटाने के लिए एक उपाय निकाल लेता है। वो क्या करता है ना, सबसे पहले तो कैमरों की नजरों से बचकर शॉप के कंट्रोल रूम में घुस जाता है, जहाँ कंट्रोल रूम में जेफरी कंप्यूटर की मदद से शॉप के सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। और एक बार रिकॉर्डिंग बंद हो गई उसके बाद तो वो आराम से पूरे शॉप में घूमने लगता है। साथ ही शॉप में अपनी मनपसंद की चीजें जो मर्जी खाता है और जो भी उसको अपने लिए सामान चाहिए होता है वो लेके सीलिंग में छुपा देता है, जिससे उसको वहां रहने में कोई दिक्कत ना हो। अब वो शॉप दोस्तों जेफरी के लिए पूरी तरह से उसका घर बन गया था, यहाँ तक कि शॉप में वो नहाता भी है। तो एक रात की बात है, जेफरी शॉप में हर जगह छोटे छोटे कैमरास लगा देता है और उन कैमरास के जरिए वो सभी लोगों पे नजर रखता है। जहाँ एक दिन जेफरी मिच पे नजर रख रहा होता है और जेफरी देखता है कि लेह नाम की एम्प्लॉय मिच से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांग रही है। असल में लेह का कुछ समय पहले डिवोर्स हुआ था और डिवोर्स के बाद लेह को अपने बच्चों को संभालने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, मगर मिच क्या है कि लेह को छुट्टी देने से बिल्कुल मना कर देता है, जिस पे लेह अंदर से बड़ी नाराज हो जाती है। लेकिन वो चाहकर भी मिच की बात को टाल नहीं सकती ना, आखिर उसके अंडर काम करती है। दूसरी तरफ जेफरी को मिच के मेन कंप्यूटर का पासवर्ड पता चल जाता है और पासवर्ड पता चलते ही वो रात के समय कंप्यूटर में लॉगिन करके लेह के काम का
शेड्यूल बदल लेता है और शेड्यूल बदलने की वजह से लेह को कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती है। इस तरह जेफरी भी लेह की मदद करके बड़ा खुश होता है। तो एक रात जेफरी शॉप में काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है, उसको कुछ मजे वाला काम करना था, तो वो बाहर जाकर घूमने का सोचता है। तो इसके लिए वो शॉप के एग्जिट गेट के लॉक को तोड़कर बाहर चला जाता है और यहाँ तक कि जेफरी उस एग्जिट गेट के लॉक को भी बदल देता है, जिससे वो कभी भी शॉप के अंदर बाहर जा सकता है। फिर एक दिन जेफरी स्टीव को कुछ काम से कॉल लगाता है, लेकिन स्टीव के बदले स्टीव की गर्लफ्रेंड जेफरी का कॉल उठा देती है। तो कॉल पर वो स्टीव की गर्लफ्रेंड से स्टीव के बारे में पूछती है, जिसपे वो कहती है कि वो तो कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ है और 1 दिसंबर तक आने नहीं वाला, और अगर तुम्हें स्टीव से कुछ काम हो तो मुझे बता सकते हो। तो जेफरी उसे कहता है कि मुझे स्टीव से बहुत ही जरूरी काम है, जैसे वो वापस आए तो उसे कहना मुझसे मिले। तो इस तरह सब बढ़िया चल रहा होता है और फिर उसको अपनी बेटी की भी याद आती है जेफरी को, और जेफरी को अपनी बेटी से बात किए हुए भी काफी समय हो गया था, इसीलिए वो क्या करता है अपनी बेटी को कॉल करता है। और कॉल पर जेफरी बैकी की आवाज सुनकर अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी लाना बैकी से फोन छीन लेती है और गुस्से में जेफरी से कहती है कि आज के बाद कभी कॉल मत करना हमें, वरना पुलिस को बता दूंगी। इतना कहने के बाद लाना गुस्से में कॉल काट देती है। जेफरी भी वापस से अपनी शॉप में आ जाता है, यानी अपने घर में। दूसरी तरफ हम मिच को देखते हैं और मिच ओटिस नाम के एक एम्प्लॉय पर काफी गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि कुछ दिनों से शॉप के काफी सारे चॉकलेट्स अपने आप गायब हो रहे हैं और मिच को शक है कि कहीं ये ओटिस वो चॉकलेट तो नहीं खा रहा। इसी वजह से मिच ओटिस के ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा होता है कि तुमने ही सब गड़बड़ी की। अब ओटिस भी मिच की बातें सुनकर बड़ा उदास हो जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर उसी समय वहाँ पे लेह आ जाती है और लेह जल्दी से मिच को शांत करते हुए कहती है कि आप ओटिस पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते, ओटिस ने एक भी चॉकलेट नहीं खाई। तो मिच उसकी बात मानकर ओटिस को छोड़ देता है और असल में वो सभी चॉकलेट्स तो अपने जेफरी भाई ने खाई थी। और उसके अगले दिन लेह मिच से आकर कहती है कि मैंने एक टॉयज ड्राइव नाम का एनजीओ खोला है और हमारी एनजीओ गरीब बच्चों को फ्री में टॉयज देती है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे एनजीओ को फ्री में कुछ टॉयज डोनेट करें। उसके लिए मैं तुम्हें ये चर्च का एड्रेस देती हूँ जहाँ पे गरीब बच्चों को टॉयज दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों मिच को लेह के एनजीओ में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता और मिच के लिए पैसा ही सब कुछ है, इसलिए वो फ्री में तो भूल जाओ, और फिर लेह को भी खाली हाथ वापस जाना पड़ जाता है। मगर दूसरी तरफ जेफरी ने लेह की सारी बातें सुन ली थी और जेफरी इस नेक काम में लेह की मदद करना चाह रहा था। तो अगले दिन जेफरी अपने साथ काफी सारे टॉयज लेकर उस चर्च में जाता है और जब जेफरी चर्च के बाहर टॉयज रखकर जा रहा होता है तभी नेहा नाम की एक औरत जेफरी को टॉयज के साथ देख लेती है और उधर नेहा जेफरी को जबरदस्ती चर्च में लेके चली जाती है। वहाँ जेफरी देखता है कि चर्च में सभी लोग मिलकर कोई गा रहे हैं कुछ चीज, और उधर उन सभी लोगों के साथ लेह भी गाना गा रही होती है, जिसको देखकर जेफरी को बड़ी खुशी होती है अंदर से। थोड़े टाइम के बाद जेफरी चर्च में खाना खा रहा होता है और तभी जेफरी के पास पेस्टर और इलन नाम के एक पति पत्नी आते हैं। वो लोग उससे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने टॉयज देकर हमारे एनजीओ की बहुत मदद की है। वहीं वो लोग जेफरी को लेह से भी मिलाते हैं और लेह भी जेफरी का शुक्रिया अदा करती है। बातों ही बातों में वो लोग जेफरी से उसका नाम पूछ लेते हैं, जिसपे जेफरी उन्हें झूठ कहता है कि मेरा नाम जॉन है और मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। जेफरी ने जानबूझकर उनसे झूठ कहा दोस्तों, क्योंकि पता है ना आपको खतरा है सच्चाई पता चल गई तो, लेकिन हम तो जेफरी को जेफरी कहकर ही बुलाएंगे, आप कंफ्यूज मत होना। जिसके बाद वो वापस से शॉप में आ जाता है और आज जेफरी लेह से मिलकर अंदर से बड़ा खुश होता है कि चलो कुछ तो अच्छा किया मैंने। और जब रात में वो ब्रश कर रहा होता है इतने में अचानक से जेफरी के दांतों में हो जाता है दर्द। असल में उसने इतने सारे चॉकलेट्स खा लिए थे जिसकी वजह से दांतों में कैविटीज हो गई। तो जेफरी टॉय शॉप से कुछ प्ले स्टेशन की सीडी चुराकर दूसरे दुकान में बेच देता है और उससे उसके पास कुछ पैसे आते हैं। फिर उन पैसों को लेकर वो क्लिनिक में जाता है डेंटल के पास, जहाँ डॉक्टर जेफरी के दांतों को बहुत ही अच्छे से साफ कर देता है। अगली सुबह नेहा जेफरी को करती है डिनर के लिए इनवाइट, और जब जेफरी नेहा के साथ डिनर पे जाता है तो उसे वहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर जेफरी को ले भी बैठी हुई दिखाई देती है। तो जेफरी वहाँ सभी लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाता है, साथ ही वो अपनी बातों से सभी लोगों का दिल भी जीत लेता है। सबको जेफरी बड़ा पसंद भी आ जाता है, यहाँ तक कि लेह को भी जेफरी का नेचर बहुत अच्छा लगता है। अब दोस्तों आगे लेह और जेफरी एक साथ कहीं जा रहे होते हैं और जाते समय रास्ते में लेह जेफरी से कहती है कि सुनो, मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी कभी नहीं देखा, पता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे? ये सुनते जेफरी अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जेफरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि लेह उसे पसंद करेगी। अगले दिन वो दोनों डेट पे जाते हैं जहाँ दोनों मिलकर काफी एंजॉय करते हैं और वहाँ लेह जेफरी को अपने पति के बारे में बताती है कि हमारी शादी की शुरुआत में मेरे और मेरे पति के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच में काफी लड़ाई होने लगी और आखिर में मुझे अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए डिवोर्स देना पड़ा और तब से मैं अपनी बेटियों की अकेले देखभाल कर रही हूँ। अब इस पर जेफरी लेह से कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो लेह को गले से लगा लेता है। आगे दोस्तों लेह जेफरी को अपने घर पे लेके जाती है और उधर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। घर पर वो जेफरी से कहती है कि मुझे तुम बहुत ही पसंद हो, मगर मेरी बेटियों को भी तुम पसंद आने चाहिए। तो वो कहता है कि अरे तुम्हारी बेटियों को मैं जरूर पसंद आऊंगा और तुम्हारी बेटी मेरे लिए खुद की बेटी की तरह होगी। सुनकर लेह को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। इसके बाद जेफरी वापस से अपने शॉप पे जाता है और रात में सोते समय उसके आंखों के सामने उसके
परिवार की तस्वीर दिखती है, उसके खुद के परिवार की। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जेफरी अपने परिवार से बहुत ही दूर चला गया है। उसके लिए अब लेह का परिवार ही सब कुछ है। और अगले दिन जेफरी लेह के घर पर उसकी बेटियों से मिलने जाता है। वो अपने साथ काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। और वहीं हम लेह की दोनों बेटियों को देखते हैं, जहाँ बड़ी बेटी का नाम लिंसे और छोटी बेटी का नाम डी होता है। और फिर वो डी को खेलने के लिए काफी सारे खिलौने देता है और वो खिलौने देखकर डी भी बड़ी खुश। मगर दूसरी तरफ लिंसे को जेफरी बिल्कुल पसंद नहीं होता और इसीलिए वो जेफरी से बिना मिले अपने कमरे में चली जाती है। लिंसे का ऐसा बर्ताव देखकर लेह को भी काफी बुरा लगता है, हैरान भी होती है वो। लेकिन डी के साथ तो जेफरी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। डी के होमवर्क में भी अच्छे से उसकी मदद करता है और डी को भी जेफरी से अच्छा लगाव हो जाता है। साथ ही लेह को यकीन था कि लिंसे भी एक न एक दिन जेफरी को जरूर पसंद करेगी। और ऐसे ही दोस्तों जेफरी लेह के परिवार के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लग जाता है और यहाँ तक कि जेफरी और डी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो डी के साथ हेलोविन भी सेलिब्रेट करता है। लेकिन अभी भी लिंसे वो जेफरी से गुस्सा होती है और अपनी मॉम को जेफरी के साथ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती। तो एक दिन की बात है दोस्तों, शॉप में मिच ओटिस का वापस से मजाक उड़ाता है। जहाँ अपना मजाक बनते देखकर ओटिस अंदर से बड़ा नाराज हो जाता है। पर तभी लेह ओटिस से कहती है, तुम्हें मिच से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहिए, पता है। तो ओटिस गुस्से में मिच के पास जाता है, लेकिन वहाँ काफी हिम्मत जुटाने के बाद भी वो मिच से कुछ कह नहीं पाता। चला तो जाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसको लगता है कि मेरी जिंदगी में बस बेइज्जत होना ही लिखा हुआ है। जिसके बाद एक एक करके दिन बीतने लगते हैं और समय के साथ साथ जेफरी लेह के परिवार की बहुत ही करीब आ जाता है और लेह भी जेफरी पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगती है। अब एक रात वो लेह से कहता है कि मुझे लगता है हमें ये जगह छोड़कर बहुत दूर चले जाना चाहिए। पर लेह ये कहकर मना कर देती है कि ये मेरी जिंदगी है और मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा सकती यार। तो जेफरी भी लेह के हर सुख दुख में उसका साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है। अब एक रात दोस्तों जेफरी शॉप के अंदर जा ही रहा होता है, पर तभी शॉप में एकदम से मिच आ जाता है। उसी समय मिच की नजर जेफरी के ऊपर पड़ जाती है, जहाँ मिच जेफरी को नंगा नहाते देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये भूत है क्या, और डर के मारे वो शॉप के बाहर भागते हुए आता है। तभी जेफरी भी मौका उठाकर जल्दी से सीलिंग के ऊपर छुप जाता है। कुछ देर के बाद शॉप में पुलिस आती है। वहाँ पुलिस हर जगह जेफरी को ढूंढने में लगी होती है। मतलब पुलिस को क्या पता कि वो जेफरी, लेकिन कोई तो था ना बंदा, उसको ढूंढने में लगी होती है। पर काफी कोशिश के बाद भी उनको कोई नहीं मिलता और तब मिच पुलिस को अपने शॉप की सीसीटीवी फुटेजेस दिखाता है। मगर वहाँ मिच देखता है कि सीसीटीवी फुटेजेस में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर फुटेजेस बंद किए किसने। साथ ही वो अपने शॉप की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा देता है और यहाँ तक कि उस नंगे चोर के बारे में टीवी पर भी बताया जा रहा होता है। इसीलिए जेफरी को आगे से दोस्तों और भी सतर्क रहना पड़ जाता है। अब कुछ दिनों के बाद वो लेह के परिवार के साथ डिनर करने जाता है और उनके साथ पेस्टर और एलेन भी आए होते हैं, वही कपल जो उनको चर्च में मिले थे। डिनर पर सभी लोग बस उस नंगे चोर के बारे में बात कर रहे थे कि कौन होगा वो जो उस शॉप में गया था। तो उधर ले सभी से कहती है मजाक में, ये लगता है वो बेचारा चोर काफी टाइम से नहाया नहीं होगा, इसीलिए शॉप में नहाने आ गया था। सभी लोग वहाँ पे काफी हंसने लग जाते हैं, पर ले को ये नहीं पता कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि जेफरी है। जिसके बाद लिंसे अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आपको उस शॉप में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काम करना खतरे से खाली नहीं है और हमें भी आपकी बहुत जरूरत है। तो ले उसे कहती बेटा मैं एक चोर के लिए अपना काम नहीं छोड़ सकती ना। अब लिंसे अपनी मॉम को उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि वैसे भी आपको हमारी फिक्र नहीं है और अगर आप मुझे कार चलाना सिखा दें तो आज हमें किसी अनजान आदमी के साथ डिनर पे नहीं जाना पड़ता। दोस्तों वो इनडायरेक्टली जेफरी को अनजान आदमी कहकर बुला रही है। अब ये सुनते ही ले लिंसे पर बड़ा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों माँ बेटी के बीच में इस बात को लेकर काफी बहस होने लगती है। फिर तो गुस्से में लिंसे वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। दोस्तों अगली सुबह की बात है, हम जेफरी को लेह के घर पर देखते हैं और वहाँ जेफरी अपने दोस्त स्टीव को कॉल लगाता है। पर हर बार की तरह इस बार भी स्टीव की गर्लफ्रेंड कॉल उठाती है। तो कॉल पर जेफरी उससे कहता है मुझे बहुत जरूरी काम से स्टीव से मिलना है प्लीज। जिसपे वो उसे कहती है अभी स्टीव सो रहा है, तुम स्टीव से मिलने के लिए संडे को आ जाना। इतना कहने के बाद वो कॉल काट देती है। दूसरी तरफ घर में लेह और लिंसे एक दूसरे से बड़े नाराज बैठे होते हैं और उन दोनों को नाराज बैठा देखकर जेफरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यार मेरी वजह से माँ बेटी के बीच में झगड़ा हो गया। वो नहीं चाहता ना कि उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो। इसी वजह से वो लेह और लिंसे से कहता है कि देखो तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांग लो, ये सब निपटा लो। फिर लेह लिंसे को एक शर्त पे माफ कर देती है कि आगे से तुम कभी भी जेफरी की बेइज्जती नहीं करोगी। साथ ही लिंसे को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोस्तों जिसके बाद जेफरी ले लिंसे और डी को एक कार शॉप में लेके जाता है। वहाँ जेफरी सभी के साथ बैठकर नई कार का टेस्ट ड्राइव कर रहा होता है और उनके साथ कार में सेल्समैन भी बैठा होता है। तो टेस्ट ड्राइव करते समय जेफरी एकदम से कार को बड़ी तेजी से भगाने लगता है, जो देखकर लिंसे और डी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। पर वहीं कार में सेल्समैन की बड़ी जान निकल रही होती है। वो सेल्समैन कहता है कि अरे थोड़ा सर आराम से चलाइए वरना कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। जेफरी उसे कहता है मुझे कार बहुत ही पसंद है और मैं ये कार लिंसे के लिए खरीद रहा हूँ। ये देखकर लिंसे बड़ी खुश होती है। साथ ही जेफरी लिंसे को बहुत ही अच्छे से कार चलाना भी सिखा देता है। अब आखिर में जेफरी ले लिंसे और डी अपनी नई कार के साथ एक फैमिली फोटो खिंचाते हैं और जेफरी को लेकर लिंसे का जो माइंडसेट था वो पूरी तरह से बदल जाता है। लिंसे समझ जाती है कि जेफरी बहुत ही अच्छा इंसान है। तब ले जेफरी से कहती है आखिर इतनी महंगी कार लेने की क्या जरूरत थी। तो जेफरी कहता है अरे बेटी का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर ले अंदर से और
ज्यादा इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ जेफरी संडे के दिन स्टीव से मिलने उसके घर पे जाता है, जहां वो स्टीव से कहता है कि भाई मुझे दूसरी कंट्री जाने के लिए नकली पासपोर्ट की जरूरत है। स्टीव नकली पासपोर्ट बनाने के लिए इस बार तैयार हो जाता है, पर पासपोर्ट पर स्टीव जेफरी का चेहरा नहीं डाल सकता ना, वरना पुलिस जेफरी को पकड़ लेगी। इसलिए स्टीव जेफरी को नकली विग पहनाकर उसकी फोटो ले लेता है। फिर वो जेफरी से कहता है कि पासपोर्ट बनाने के बदले तुम मुझे $50,000 दोगे। जेफरी सोच में पड़ जाता है, आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा, लेकिन पुलिस से बचना है जेफरी को तो 50,000 का इंतजाम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद जेफरी जब कार से जा रहा होता है तभी जेफरी को अपने सामने गन शॉप दिखाई देती है और जेफरी रूफ के जरिए उस शॉप के अंदर घुस जाता है। वहाँ वो दीवार तोड़कर गन चुराने की कोशिश में होता है, लेकिन उसी समय दोस्तों शॉप का अलर्ट अलार्म बज जाता है और अलार्म बजते ही जेफरी अंदर से काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अब गया काम से। जल्दी से जेफरी एक गन लेकर वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ मिच शॉप पर क्रिसमस की तैयारी में होता है और क्रिसमस के लिए मिच पहले से ही शॉप पर काफी सारे खिलौने लेकर आ जाता है। साथ ही वो सभी से कहता है कि देखो क्रिसमस के दिन सभी काम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, उस दिन बहुत काम रहने वाला है, इसलिए किसी को भी क्रिसमस के दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। अब ये सुनकर लेह अंदर से थोड़ा उदास हो जाती है, क्योंकि क्रिसमस की रात लेह को अपने परिवार के साथ गुजारनी थी। अब जेफरी भी लेह के साथ क्रिसमस मनाना तो चाहता था, इसीलिए वो लेह के क्रिसमस दिन का शेड्यूल बदल देता है। साथ ही जेफरी लिंसे को भी उसके स्कूल से लेने के लिए जाता है और वहाँ जेफरी लिंसे को काफी सारे गिफ्ट्स देता है, जिनको देखकर वो और खुश। फिर जेफरी भी क्रिसमस वाली रात अपने परिवार के साथ बिताने के लिए बड़ा बेताब होता है, मगर घर पर ले जेफरी से कहती है कि आज रात मेरी शॉप पर शिफ्ट है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ क्रिसमस नहीं मना पाऊंगी। तो जेफरी उसे कहता है कि मुझे मिच का कॉल आया था और मिच ने तुम्हारा शिफ्ट बदल दिया है। सुनकर तो लेह और खुश कि चलो बढ़िया है। और तब जेफरी, ले, लिंसे और डी मिलकर मस्त अपना क्रिसमस मनाने चर्च में जाते हैं और वहाँ सभी लोग खुशी खुशी गाना भी गा रहे होते हैं। पर उसी समय हम जेफरी को देखते हैं और उसकी आंखों में आंसू। दोस्तों असल में जेफरी उन सभी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला है और वो उनको कभी भूल नहीं पाएगा। फिर अगले दिन जब टॉय शॉप पर सभी लोग काम कर रहे होते हैं तभी अचानक से वहाँ जेफरी हाथ में गन लेकर आ जाता है और उसने अपने चेहरे को मास्क और बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है, जिस वजह से कोई भी उसको पहचान नहीं पाता। वहाँ वो सभी लोगों को नीचे जमीन पर सो जाने के लिए कह देता है, पर एक आदमी जेफरी के काफी कहने के बाद भी जमीन पर नहीं सोता, तो जेफरी गुस्से में उस आदमी को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद जेफरी मिच को सारे पैसे देने के लिए कहता है और मिच भी डर के मारे उसको सारे पैसे दे देता है, पर गलती से मिच के ऊपर कलरफुल बॉम्ब फट जाता है दोस्तों, और मिच का पूरा चेहरा लाल कलर से भर जाता है। साथ ही मिच को देखने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब मिच को इस मुसीबत में देखकर जेफरी भागने से पहले एम्बुलेंस को कॉल भी लगाता है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि जेफरी दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। तभी वहाँ पर ले आ जाती है और ले को देखते जेफरी जल्दी से वहाँ से भागने में लगा होता है। थोड़े टाइम बाद शॉप पर आती पुलिस और पुलिस पूरे शॉप में जांच पड़ताल करने में लगी होती है। पुलिस को जेफरी के छुपने का तरीका भी पता चल जाता है। दूसरी तरफ जेफरी को वो पैसे लेकर स्टीव के पास पहुंचना था। वहाँ जेफरी स्टीव को पूरे $50,000 दे देता है और पैसों के बदले में स्टीव जेफरी को उसके नकली डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट दे देता है। तब स्टीव उसे कहता है कि अब तुम ये पासपोर्ट लेकर यहाँ से भाग जाओ और कभी भी वापस लौट कर मत आना। मगर दोस्तों जेफरी लेह के परिवार के साथ आखिरी बार क्रिसमस का डिनर करना चाहता था, लेकिन स्टीव उसको समझाता है कि भाई ये करना तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा और तुम्हें देखो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर जेफरी भी उसकी बात मानकर जाने ही लगता है, पर जाने से पहले जेफरी अपने सारे सबूत जला देता है, क्योंकि जेफरी नहीं चाहता था कि वो सबूत पुलिस के हाथ लगे। जिसके बाद वो कार में बैठकर एयरपोर्ट जा रहा होता है, मगर रास्ते में जेफरी को लेह का कॉल आता है और कॉल पर ले जेफरी से कहती है, अरे आखिर तुम कहाँ हो, हम लोग क्रिसमस डिनर के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर जेफरी रोक नहीं पाता खुद को दोस्तों, और आखिरी बार वो ले से मिलकर जाने के लिए चला जाता है। इसलिए जेफरी डिनर के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होकर ले के घर पे जाता है, पर उसी समय पुलिस वहाँ के जेफरी को पकड़ लेती है। और दोस्तों ले ने पुलिस को जेफरी के बारे में बताया था, क्योंकि ले को पता चल गया था कि जेफरी ही वो रूफमैन चोर है। साथ ही जेफरी भी पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब पुलिस जेफरी को अरेस्ट करके अपने साथ लेके जेल जाती है। जेफरी को पुलिस के हाथों पकड़े जाने का जरा भी गम नहीं होता, क्योंकि ये बात वो अच्छे से जानता था कि उसने बहुत ही गलत किया है। और तब जेल में जेफरी को अपने परिवार की याद आ रही होती है। वहाँ वो सोचता है कि अगर उसने ये गलत काम नहीं किया होता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। पर दोस्तों कभी कभी इंसान को खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, और ऐसा कुछ जेफरी के साथ भी हुआ था। फिर एक दिन ले जेफरी से मिलने के लिए जेल में आती है, जहाँ वो जेफरी से अपनी गलती की माफी मांगती है। तो जेफरी से कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और तुमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। उधर ले उसे कहती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी सच में। इतना कहने के बाद ले की आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों, और ले जेफरी को अपने गले से लगा लेती है। बस यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखेगा अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।